हाय एवरीवन। मैं हूं शिफाली गिरधरवाल और आप देख रहे हैं कंसल्टीज विद क्लियर टेक्स। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज थे जो डिस्कस नहीं हुए और कुछ इंपॉर्टेंट थे जो डिस्कस हुए। यहाँ पे जो लॉ से रिलेटेड इश्यूज जो डिस्कस हुए हैं, ऐसे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ऑलमोस्ट 6 पेज की प्रेस रिलीज़ है। उसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पे भी डिटेल नोटिफिकेशन आएंगे, उसके बाद इसको डिस्कस करने का फ़ायदा है। बट मोटा मोटी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें इससे आई हैं वो मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूँगी। सबसे पहले जो ITC 04 है, यानी कि जो फॉर्म भरना होता है, रिटर्न एक भरनी होती है उन लोगों को जो जॉब वर्क के लिए अपनी गुड्स को भेजते हैं, तो उसके लिए उनको ITC 04 भरना होता था पहले भी। अब 5 करोड़ से ज़्यादा जिनकी टर्नओवर है उनको ये हाफ ईयरली भरना है, और जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से कम होगी उनको ये एनुअली भरना है। बहुत बड़ी रिलैक्सेशन है उन सभी इंडस्ट्रीज़ के लिए जिनके जॉब वर्कर्स यूज़ की सर्विसेज जो यूज़ करते हैं, क्योंकि इस फॉर्म को भरना बहुत कम्बरसम था। इसमें एक एक इनवॉइस के साथ ट्रेस करना होता है कि मतलब कौन सी गुड्स कब गई और फिर कब वापस आई। ऑल्दो वो ट्रेसिंग उन्होंने बाद में फॉर्मेट में चेंज करके ठीक कर दिया था उसको, बट शुरू के 2-3 साल तक भी ये फॉर्म ठीक से कोई भी फिल नहीं कर पा रहा था, तो उसके लिए रिलैक्सेशन दिया है। दूसरा एक वेरी इंपॉर्टेंट रिलैक्सेशन है, वो है इनफैक्ट रिलैक्सेशन भी नहीं, एक क्लैरिटी है। जो एक एम्बिग्यूटी थी पहले, इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर आपने गलत अवेल और यूटिलाइज़ किया तो उस पर कितना इंटरेस्ट लगना है, इसमें पहले लॉ में एम्बिग्यूटी थी। उन्होंने एक नोटिफिकेशन में 24% एक रेट तो लिखा हुआ था, बट वो लग नहीं सकता था क्योंकि कोई इसका मैनर प्रिस्क्राइब नहीं किया हुआ था, और इसमें लॉ की एक जो लिंकिंग होती है प्रॉपर वो मिसिंग थी इसके बीच में। तो उस पर भी उन्होंने क्लेरिफाई कर दिया है कि यहाँ पे जो इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने गलत तरीके से यूटिलाइज़ कर लिया उस पर आपको 18% इंटरेस्ट पे करना है। ध्यान रखिए, अभी जब आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट को यूटिलाइज़ किया सिर्फ तभी आप पे इंटरेस्ट की लाइबिलिटी आएगी। कई बार डिपार्टमेंट वाले अगर आपने अवेल कर लिया तो उस पर भी इंटरेस्ट लगेगा या नहीं लगेगा, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था ये कि इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर मैंने सिर्फ रॉन्गली अवेल किया है तो क्या उस पर इंटरेस्ट लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए। इसमें एक जजमेंट भी था पटना हाई कोर्ट का जिसमें कि उन्होंने बोला था नहीं लगना चाहिए। उसके बाद डिपार्टमेंट की कुछ अपनी थॉट प्रोसेसेस थी, फिर उसके कॉन्ट्रेरी भी कुछ जजमेंट्स आए थे, लेकिन अभी उन्होंने इस पर सब कुछ क्लियर कर दिया है। उनका कहना है कि अगर आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट को सिर्फ अवेल किया है तो इंटरेस्ट आप पे नहीं लगेगा। अगर आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट को यूटिलाइज भी कर लिया है तो फिर आप पे इंटरेस्ट की लाइबिलिटी आएगी, और किस रेट पे आएगी? 18% की रेट से आएगी। देन इसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्लैरिफाई की गई है वो की गई है कि अगर आपने इंपोर्ट की है मशीनरी और लीज़ के लिए किसी चीज़ को आपने अगर इंपोर्ट किया है तो उस पर जो जीएसटी है वो, अब कई बार होता है कि हम लोग इंपोर्ट करते हैं लीज़ के लिए, हम उसको किसी और को ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो उस केस में उसको अलग से कंसिडर नहीं किया जाएगा फॉर द पर्पज़ ऑफ जीएसटी। अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ छोटे छोटे से क्लैरिफिकेशन है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो एक रिस्की एरिया भी है, अगर आप GSTR 1 अब फाइल नहीं करोगे, अगर आप GSTR 3 भी फाइल नहीं करोगे तो GSTR 1 आपकी नेक्स्ट मंथ की ब्लॉक हो जाएगी। ये काफ़ी टाइम से प्रोविज़न बन रहा था और काफ़ी टाइम से उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे थे, बट अब उन्होंने इस पर और फर्दर क्लैरिटी ला दी है कि अब ये प्रोविज़न कन्फर्म हो जाएगा। इंटरमीडिएट को लेके बहुत सारे इश्यूज़ हैं, बहुत सारे कन्फ्यूज़न है, और डिपार्टमेंट हर ट्रांजेक्शन को इंटरमीडिएट में घुसा लेता है। इस पर अभी रिसेंटली एक जजमेंट भी था जिसमें दो जजेस का आपस में बहुत ही एक कंपेयर एक आई विल से बहुत ही एक आर्ग्यूमेंट था। एक ने कहा था कि इंटरमीडिएट प्रोविज़न है ये है ही अल्ट्रा वायरस, ये होना ही नहीं चाहिए इस तरीके से कि आपकी जिस ट्रांजेक्शन को मर्जी हुई उसको आपने इंटरमीडिएट बता के अपना उसको लॉ के एम्बिट में लिया, टैक्सेशन में जबरदस्ती फॉल करा लिया। दूसरे जज का कहना था कि नहीं ये है, तो अब उस पर वो क्लैरिटी लाने वाले हैं कि किन ट्रांजेक्शन्स को बेसिकली इंटरमीडिएट में फॉल किया जाएगा, किन को नहीं किया जाएगा। अभी एक्चुअली एक फैशन ऐसा हो चुका है कि सर्विस टैक्स एरा से अब तक लेके इंटरमीडिएट के स्कोप को मतलब प्रोनाउंसमेंट के द्वारा जो है ना बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। और इस तरीके से एक ये हो गया है कि सर्विसेज में से ना आधी सर्विसेज का तो एक्सपोर्ट बचता ही नहीं है। कहीं ना कहीं अगर उसमें 3 पार्टी इन्वॉल्व है तो वो उनको घुमा फिरा के वो इंटरमीडिएट बना देते हैं। तो इसके लिए उन्होंने क्लैरिफाई किया है कि इस पर वो क्लैरिफिकेशन लेके आएंगे। साथ ही जो एक इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन, ये एक ग्रे एरिया था, ये लिखा हुआ है IGST एक्ट के अंदर, लेकिन उसमें समझ नहीं आता था कि किसको माना जाएगा। तो कई लोग ये भी कहते थे कि एक ही अगर यूनिट की दूसरी कोई कंट्री के अंदर एंटिटी है, तो उन्होंने वो क्लियर कर दिया है एग्जैक्टली कि अगर आपकी इंडिया में कोई कंपनी है और दूसरी किसी कंट्री में आपकी उस लॉ के हिसाब से इनकॉर्पोरेटेड कोई बॉडी है, तो उनको रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन का एस्टेब्लिशमेंट नहीं माना जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ IGST एक्ट। IGST एक्ट में मैं आपको ये क्लियर कर दूँ, ये सेक्शन 265 जो था IGST एक्ट का, जहाँ पे एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस था, तो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की 5 कंडीशन थी। चारों तो सबको आराम से समझ में आ जाती थी, लेकिन पांचवी समझ में नहीं आती थी कि जहाँ पे मतलब उसी पार्टी का कोई इस्टेब्लिशमेंट है फॉरेन कंट्री के अंदर, तो उसका मतलब क्या लगाया जाना चाहिए।
अब इसमें भी एम्बिग्यूटी की वजह से यही होता था कि कभी किसी जजमेंट में कुछ आता था, किसी में कुछ आता था, तो उसको भी उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया है। अभी इस पर फर्दर क्लैरिटी आएगी, जो 2-3 इशू ऐसे इंटरमीडिएट का और ये भी है, इसको फर्दर अभी क्लैरिफाई करेगा डिपार्टमेंट। तो जब उनके नोटिफिकेशन आएंगे तो नोटिफिकेशन के साथ मैं आपको उसका ज़्यादा बेटर एनालिसिस बता पाऊंगी, क्योंकि ऑफकोर्स जो काउंसिल रिकमेंड करती है और जो फिर नोटिफिकेशन आता है कई बार उसके अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएंसेस आ जाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मैटर्स थे। इसके अलावा कुछ रेट चेंज किए हैं, रेट को कम किया है। साथ एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो अब इन्वर्टेड रेटेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है उसकी रिफंड ने एक बहुत बड़ी टेंशन क्रिएट की हुई है। आपको याद होगा कि उसमें जो है जजमेंट कभी फेवर में आते हैं, कभी अगेंस्ट आते हैं, सर्विस इसका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो उन सारे इश्यूज़ को उन्होंने अब एक काइंड्स ऑफ वो उसको विश्राम देना चाहते हैं। तो उन्होंने बोला है कि जो धीरे धीरे जो आइटम्स बेसिकली इन्वर्टेड में पड़ते हैं, ठीक है, जिस तरीके से हमारे जो फैब्रिक वगैरह है वो सबका है, तो जो जो इंडस्ट्री बेसिकली उसके अंदर फॉल होती है उसको धीरे धीरे रिमूव ही कर देंगे। तो उन्होंने कभी एक कमेटी बनाई है, तो वो क्या करेगी कि धीरे धीरे उनको ऑब्जर्व करेगी कि कौन कौन से इन्वर्टेड रेटेड में फॉल करते हैं। धीरे धीरे वो इन्वर्टेड रेटेड स्ट्रक्चर ही एबोलिश हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तो उसके रिफंड की अब ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। 1 जनवरी 2022 की डेट दी है, तब से वो कह रहे कि तब तक लगभग वो ये सब कुछ कर चुके होंगे कि सबका जो इन्वर्टेड रेटेड स्ट्रक्चर है जितने भी एग्जिस्ट करते हैं भी जीएसटी के अंदर, उनको वो अपने आप ही रिमूव कर देंगे। तो उसके रिफंड से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं वो खुद ही खत्म हो जाएंगे। तो ना ही क्रेडिट एक्यूमुलेट होगा और ना ही क्रेडिट आपका फिर आपको रिफंड क्लेम करना पड़ेगा, ना ही उसमें किसी तरह की इश्यूज़ आएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट रेट रिडक्शन है, कहीं पे कुछ रेट इंक्रीज़ हैं, छोटे छोटे से क्लैरिफिकेशन है, तो बहुत ही रेट स्पेसिफिक है, प्रोडक्ट स्पेसिफिक, तो वो मैं अभी डिटेल में नहीं कवर कर रही हूँ। आधार ऑथेंटिकेशन रजिस्ट्रेशन लेने के लिए और रजिस्ट्रेशन के कैंसिलेशन के लिए दोनों के लिए मैंडेटरी हो जाएगा आधार ऑथेंटिकेशन। अपार्ट फ्रॉम दैट जीएसटीआर 1 की लेट फीस एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल ग्रे एरिया था जिसका समझ में नहीं आ रहा था क्या होगा। तो जीएसटीआर 1 की जो लेट फीस है वो आपकी 3B के अंदर ऑटो पॉपुलेट होकर आएगी और तभी आपसे कलेक्ट कर ली जाएगी। इसके अलावा छोटे छोटे से चेंजेस हैं रूल के अंदर। सो आई थिंक दीज आर मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस। बाकी इनमें से जो इम्पॉर्टेंट है, जो हमारे डे टू डे रूटीन कंप्लाइंसेस में हमें हिट करते हैं, वो सारे के सारे प्रोविजंस मैं आपके लिए डिटेल में एक एक सिंगल वीडियो के अंदर कवर करूँगी, क्योंकि एक ही वीडियो में उसको एक एक लाइन में बता के कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप उसका इम्पैक्ट अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड ना कर पाएँ। सेक्शन 16(4) से रिलेटेड भी कुछ चेंज है, 36(4) से रिलेटेड भी कुछ चेंज है, तो जो हमारे एक्चुअली लॉ से रिलेटेड चेंज है। तो रेट से रिलेटेड चेंज को मैं बहुत डिटेल में कवर नहीं कर रही, क्योंकि वो तो रेट लिस्ट है, आप उस लिस्ट को देखेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे, आपको पता चल जाएगा मेरा आइटम इसके अंदर फॉल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बट जो कंसेप्चुअल डिफरेंसेस है बेसिकली कुछ लॉ के अंदर भी चेंजेस हैं जो अभी बताए नहीं उन्होंने, जो आएंगे। तो आई थिंक जब नोटिफिकेशन इसका इशू किया जाएगा उसके साथ वो उसको कवर करेंगे। लेकिन कुल मिला के जो सार है जीएसटी का, जो मैं हर वीडियो में आजकल बताने लगी हूँ आपको, वो यही है कि आपको कंप्लायंस बहुत अच्छे तरीके से करना है। कंप्लायंट सप्लायर से ही आपको परचेज करनी है और अपने खुद के कंप्लायंसेस आपको स्ट्रांगली करने हैं। हम चाहे कितनी लिटिगेशन लेके चल जाएं, कितनी पिटिशन लेके चल जाएं, कुल मिला के मैं इतना समझ चुकी हूँ कि अभी सीबीआईसी डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट कोई भी कंप्लायंसेस की जो लूप होल्स हैं, कंप्लायंसेस की जो इश्यूज़ हैं, उनको बिल्कुल भी हल्के में लेने को तैयार नहीं है। कंप्लायंसेस आपको करने ही पड़ेंगे। तो सब कमर कस के अब तैयार हो जाओ। अब ये मत बोलो कि ये अल्ट्रा वायरस है, इसके अगेंस्ट हम केस करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। हम में से कोई भी लिटिगेशन में उतना कंफर्टेबल नहीं होता। सबसे अच्छा तरीका ये है कि जब आपको प्रोविज़न पता चल रहा है कि भाई इन्होंने ये लिखा है, तो अपने कंप्लायंसेस को ही उसके हिसाब से आप स्ट्रॉन्ग करें। आपका बिजनेस अच्छे से सस्टेन करेगा और इन कंप्लायंसेस का करने का आपको कोई नुकसान नहीं है। अल्टीमेटली आपको बेनिफिट ही मिलने वाला है इससे। आपके अब किसी ने आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं चढ़ा रखा, आपको 2A के अंदर दिखाई दे रहा है, 2B के अंदर दिखाई दे रहा है, आप हाथ के हाथ बोल सकते हो कि भाई चढ़ाओ मेरी रिटर्न में मेरा इनवॉइस। तो ये तो उल्टा अच्छा है, आपको एक सिर्फ प्रोसीजर क्रिएट करना है और आपके लिए तो उल्टा बेनिफिशियल है, राइट। तो उसको हमें बहुत ही पॉजिटिव तरीके से देखना है अभी। एंड आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रही होगी। इसी के साथ ये वीडियो मैं क्लोज कर रही हूँ। थैंक यू सो मच।